सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न गाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर। बहुत ही इजी प्रश्न आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है पैरामेडिकल का, बिहार पैरामेडिकल डेंटल का। सो यहाँ पे बस पूछा गया कि आपको कमरे के तापमान पे एक द्रव्य पदार्थ का सूत्र आपको क्या है। तो आपके गिवन ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में, S मतलब क्या होता है आपका, S मतलब होता है आपका सॉलिड, ठीक है। फिर NH3 का मतलब क्या होता है आपका गैस, ठीक है, यहाँ पे गैस दे रखा है। L आपका लिक्विड दे रखा है, और NaCl आपका एक्वस दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है कि एक्वस, सॉलिड, गैस और लिक्विड में आपको लिक्विड सब्सटेंस रूम टेम्परेचर। तो सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं, रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं बताइए, रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर लेते हैं। सो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका Hg आपका रहता है मर्करी आपका रहता है लिक्विड पे, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से भी एक थोड़ा सा और मैं इसको ट्विस्ट कर सकता हूँ, मैं केल्विन में दे दूँ, फ़ारेनहाइट में दे दूँ, तो आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है। इस पे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली प्रश्नों में ये घुसाया जा सकता है, पूछा जा सकता है टेम्परेचर कन्वर्जन के ऊपर। सो आपको फ़ारेनहाइट, केल्विन के ऊपर, सॉरी मैंने पावर लगा दिया, के फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री में आपको यहाँ पे निकालना आना चाहिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आपका बहुत ईजी था। मर्क्यूरी, ठीक है, यानी पारा आपका रहता है रूम टेम्परेचर पे एज ए लिक्विड फॉर्म। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अ कंपाउंड सब्सटेंस, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है आपका, ठीक है। सो आपको ऑप्शंस है कि एक यौगिक पदार्थ क्या है, 12 परमाणु से बना, 2 या अधिक परमाणु के से बना हुआ शुद्ध पदार्थ, तीसरा एक प्रकार के परमाणु से बना हुआ एक शुद्ध पदार्थ, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। सो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड आपका फिक्स्ड रेशियो में मोर देन, एक फिक्स्ड अनुपात पर आपका एक से अधिक, मोर देन वन एटम का मेल से बनता है, ठीक है, मोर देन 1 एटम का मेल से। तो ये क्या होगा, एक प्रकार के परमाणु से बना एक शुद्ध पदार्थ, ये तो गलत हो गया। 12 परमाणु से बना, ये गलत हो गया। दो या अधिक प्रकार के परमाणु से बना हुआ शुद्ध पदार्थ, तो ठीक है, क्योंकि मोर देन 1 हम बोले हैं, तो मतलब 2 होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए, ठीक है, यानी 1 से अधिक, और मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। तो बी आपका सही उत्तर हो गया, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु एटम से बना हुआ एक शुद्ध यानी प्योर सब्सटेंसेस। याद है ना आपको, मैंने ये ऑलरेडी बता रखा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, कि आपका जो सब्सटेंस है, मैटर है, 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। एक है आपका मिक्सचर्स,
और दूसरा है आपका प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में फर्दर दो डिवीजन है, दैट इज फर्स्ट आपका एलिमेंट और दूसरा आपका कंपाउंड यानी यौगिक, तत्व और यौगिक। और मिक्सचर तो मिश्रण है ही। मिक्सचर्स भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, होमोजेनस समांगीय और विसमांगीय मिश्रण, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। सो ये था आपका बेसिक सवाल था आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 से आया हुआ। ठीक है, सो ये बेसिक क्वेश्चंस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बेसिक क्वेश्चन है, वाटर अ कॉमन कंपाउंड सब्सटेंस मेड फ्रॉम। वाटर आपका जो H2O जल है वो आपका इससे बना हुआ एक समान यौगिक पदार्थ है। तो किस चीज से बना हुआ है? दो तत्वों तथा कुल दो परमाणु यानी 2 एलिमेंट्स एंड 2 एटम्स। ठीक है, बनने में H2O को क्या क्या लगता है? तो यहाँ पे तो पहले हम लोग ऑप्शंस देखने से अच्छा हम लोग अपना क्वेश्चंस को देख लें। तो क्वेश्चंस में क्या है आपका कि 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, यानी 3 टोटल एटम है और 2 एलिमेंट्स हैं। अब चलिए ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं। सो 2 तत्व तथा कुल 2 परमाणु, गलत, 3 परमाणु है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। 3 तत्व तथा कुल 2 परमाणु, गलत, 3 तत्व थोड़ी है, 2 तत्व है और 3 परमाणु है। यहाँ पे फिर सी ऑप्शन 2 तत्व तथा कुल 3 परमाणु, तो यस ये सही है। 2 एलिमेंट्स प्लस 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, तो आपका करेक्ट क्या हो गया? आपका सी। तो ये सारे सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। दीज आर ऑल बेसिक क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन पैरामेडिकल, डेंटल एज वेल एज पॉलिटेक्निक एंड ITI एग्जामिनेशंस। सो यू हैव टू लर्न बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स आपका अच्छा रहेगा, क्लास 9th 10th अच्छा से कर रखे होगे तो आपको 11th 12th भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा आपका 9th 10th जो अच्छे से कर रखेगा उसी को तो 11th 12th भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न्स में आ जाता है, लेवल बढ़ जाता है। सो आपको बेसिक अपने अच्छे से करना है। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न बेसिक्स। तो 9th 10th अच्छा से पढ़िए, केमिस्ट्री साइंस तो मैं बोलूँगा साइंस अच्छे से कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पॉलिटेक्निक वाले और पैरामेडिकल वाले PCB तीनों अच्छे से साइंस पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे आप ही को काम देगा एग्जाम्स में अगर बेसिक क्वेश्चंस आ गया, क्योंकि पैरामेडिकल डेंटल बिहार में आता है। सो इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके पैरामेडिकल डेंटल में बिहार में। ठीक है, तो जो बच्चे और लेवल देखना चाहते हैं बिहार पैरामेडिकल का, क्योंकि ये डेंटल का है, तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, केमिस्ट्री क्वेश्चंस कीजिए, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। लेवल देखिए जाके कि पैरामेडिकल का कैसा है। सो झारखंड, बिहार और यूपी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस सबका एक ही जगह से पूछा जाता है, वो आपका NCERT बुक से। ठीक है, तो सबके लिए सेम रहता है, बस प्रश्न का 19-20 लेवल होते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन, यानी 2 भिन्न प्रकार के आयन्स क्या हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आयन्स के ऊपर पूछा गया है। आयन्स, ठीक है, आयन के ऊपर पूछा गया है, यानी 2 टाइप के आपके आयन्स होते हैं, कैटायन और एक अनायन। ठीक है, कैट आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज, अनायंस को नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ पर ऑप्शन सब हम लोग देखते हैं। ये था आपका कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा थ्योरी मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन से रिलेटेड। सो पॉजिटिव आयंस का एग्जांपल भी दे देता हूँ Na+, नेगेटिव आयन का Cl-। ठीक है, क्लोरीन का माइनस। आइए अब ऑप्शंस पे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपसे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, फिर दूसरा ऑप्शन है नकारात्मक तथा सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक तथा सकारात्मक मतलब नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। परमाणु यानी एटम, एटॉमिक प्लस यौगिक, कंपाउंड, एटम्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे एटॉम्स एंड बहु यानी मल्टी वैलेंट। सो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि नकारात्मक और सकारात्मक आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग आयंस बोलते हैं, और यही 2 प्रकार के आयंस होते हैं। सो आपके बी नकारात्मक और सकारात्मक, ऋणायन और धनायन भी कह सकते हो आप इसे। कैटायंस को हम लोग धनायन बोलते हैं और अनायंस को आपको ऋणायन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर बी। सो बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि आयंस पे पूछा था। ठीक है, और ये आप लोग चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल बंध, क्लास 11th।
सो ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं और पैरामेडिकल डेंटल में इसी तरह के बेसिक टॉपिक आते हैं, आईटीआई में भी इसी तरह के बेसिक टॉपिक आते हैं और पॉलिटेक्निक में भी यूपी और बिहार में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। झारखंड का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा मतलब 19-20 का, लेकिन सबका लेवल एक ही है, 99% सेम रहता है। पैरामेडिकल का थोड़ा सा ऊपर रहता है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ बोर्स मॉडल, यानी बोर्स के मॉडल का मुख्य विचार क्या था। तो इस पर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि बोर के मॉडल का मुख्य विचार क्या था। सो आपको बताना है व्हाट्स द मेन आइडिया, क्या आपका बोर्स मॉडल से हमें पता चला। ठीक है, ये भी आपका टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 11th, वहाँ से पूछा गया है। ठीक है, सो ऑप्शंस देख लेते हैं। एक परमाणु के अंदर के एक नाभिक होता है। ठीक है, एक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, ये आइडिया था। तो इसका इंग्लिश में क्या हो गया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है, एक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, यानी परमाणु का मतलब हो गया एटम, नाभिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। दूसरा आपका है परमाणु प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। ठीक है, परमाणु यानी एटम आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है परमाणु के अंदर कई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक की परिक्रमा करते हैं। सो परिक्रमा करते हैं यानी ऑर्बिट, यानी आपका इनसाइड एन एटम देयर आर मैनी इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्व, रिवॉल्व भी बोल सकते हो या ऑर्बिट बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ द। ठीक है, सो आपका बोर्स मॉडल क्या था, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। बोर्स मॉडल क्या था, बोर्स मॉडल ने रदरफोर्ड ने आपका, और रदरफोर्ड बोर्स मॉडल जो भी कह सकते हो, रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल भी बोल सकते हो। इन्होंने इसमें क्या दिया था कि ये दो साइंटिस्ट नेल्स बोर और आपका रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था कि आपका एक एटम्स रहता है ना, एक सिस्टम है स्मॉल और डेंस न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ जो कि सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहता है। और इसमें सोलार सिस्टम के जैसे सन रहता है वैसे ही, और सारे स्मॉल प्लैनेट्स यानी आपका इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, फोर्स से, जैसे ग्रेविटी के वजह से आपका सन के चारों तरफ अर्थ वगैरह मार्स सारे आपके ग्रह घूमते हैं। तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि परमाणु के अंदर कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नाभिक की परिक्रमा करते हैं, यानी रिवॉल्व, गोल गोल घूमते हैं। सो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। देयर inside an atom there are many electrons that revolve around the nucleus, so this is your correct option। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक थोड़ा सा शॉर्ट मैसेज कि टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, पहली बार आप इस वीडियो और क्लास को देख रहे हो, सो टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए सारे टाइम स्केड्यूल, पुराने जितने भी लिंक्स है, प्लेलिस्ट का लिंक्स है, प्लेलिस्ट मैंने बना के लिंक्स में डाल रखा है। तो आप ग्रुप में जाओगे, पीपीआई ट्यूटोरियल, चाहे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है, वहाँ से जाओगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो प्लेलिस्ट आपका पूरा केमिस्ट्री, बायो, जितने भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश करा रखा है, सबका है। आप लोग प्लेलिस्ट से आराम से ईयर्स खोजने में दिक्कत नहीं होगा, देख सकते हो। और टाइम स्केड्यूल तो आपको पता ही है, वहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन 6 इज आस्किंग यू अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्वेश्चन आपका प्रतिक्रिया श्रृंखला, यानी कौन धातु की प्रतिक्रियाशील है किससे ज़्यादा, उस पर बेस्ड है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि एक वीवीआई टॉपिक है फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस, दैट इज पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक एंड फॉर ऑल द स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी एंड झारखंड। सो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैंस फॉर फूड्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट जिंक बिकॉज, भोजन के लिए जो हम लोग टिफिन यानी डब्बे का यूज़ करते हैं वो टिन से होता है आपका कोटेड। ठीक है, जस्ता से नहीं। रीज़न क्या है इसका, यहाँ पे रीज़न पूछ रहा है आपको। रिएक्टिविटी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस ईयर्स पैरामेडिकल्स में देख रखे हैं केमिस्ट्री में। सो वहाँ पे जाके आप लोग भी देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस ईयर्स में। सो क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं।
सो ए है आपका जस्ता टिन से महंगा है होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि जस्ता का टिन से अधिक उच्च गलनायक होता है, गलनायक यानी मेल्टिंग पॉइंट। सी है आपका जस्ता टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील है, और डी है जस्ता टिन से कम प्रतिक्रियाशील है। तो यहाँ पे जब मैंने बोल दिया कि रिएक्टिविटी सीरीज का बात है तो हम लोग प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिविटी पावर के ऊपर बात करेंगे मेटल्स का। तो जस्ता यानी जिंक और आपका टिन यानी एसन। सो आपको सभी को याद ही होगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये निमोनिक मैंने आपको सारे मेटल्स का याद कराने के लिए बताया था। तो उसमें काशीनाथ का माली आलू जरा, ज से जिंक, फिर ज आपका टिन से बहुत ऊपर आता है, तो जेडन बहुत ऊपर है टिन से, ठीक है। सो जेडन आपका बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, इसलिए हम लोग खाने का डब्बा में जिंक को नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग को खाने का डब्बा में ऐसा मेटल्स चाहिए कि जो रिएक्ट ना करे हमारे खाने के साथ, ठीक है। सो वो आपका होना चाहिए रीज़न, और करेक्ट होगा कि जस्ता टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील है, इस वजह से हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जस्ता का यहाँ पे पूछिए, देखिए नॉट जिंक बिकॉज, यहाँ रीजन पूछा जस्ता को क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। सो यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज पे ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। जो न्यूमेरिक मैंने काशीनाथ का माली वाला, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं आप लोग केमिस्ट्री का पैरामेडिकल बिहार वाला सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर्स में ये आपका थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स को मैंने बता रखा है, और ऐसे ही हम लोग ट्रिक्स बताते रहते हैं, जहाँ भी पॉसिबल है, जहाँ भी हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, तो उसको हम लोग ट्रिक्स बना बना के ही समझाते हैं, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इन द पीरियड, यानी अवधि में परमाणु की संख्या में वृद्धि करने से क्या होगा। तो ये पीरियोडिक टेबल पे सवाल है, क्वेश्चन देखते ही हम लोग को समझ में आ जाता है। ये पीरियोडिक टेबल सबसे पहले तो ये आपका एनसीईआरटी से है, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है, और क्लास 11th में ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। सो यहाँ पे एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इन द पीरियड, अवधि में परमाणु संख्या के वृद्धि से क्या होगा। तो आपका धात्विक प्रकृति बढ़ेगी, यानी मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा, मेटालिक नेचर बढ़ेगा, मेटालिक नेचर में कमी होगी। सी आपका रासायनिक प्रतिक्रिया में वृद्धि होगी, केमिकल रिएक्टिविटी में वृद्धि होगी, और डी केमिकल रिएक्टिविटी में डिक्रीज होगा। सो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल का बात कर रहे हैं, सो इधर जाने पे, पीरियड पे जाने पे आप लोग जानते हो कि आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जेड बढ़ेगा। सो इधर जेड बढ़ने की वजह से क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उल्टा क्या हो गया, यानी आपका मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, क्योंकि यहाँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आपका बी धात्विक प्रकृति में आपका कमी होगा, एंड डिक्रीज इन मेटालिक नेचर। सो मेटालिक नेचर आपका पीरियड पे जाने पे, यानी लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर आपका कम होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर अधात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण कम होता है, अधात्विक गुण बढ़ता है, वो आपका पीरियड में होता है। कारण क्या है, आपका न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज में बढ़ोतरी की वजह से पीरियड का बात है, ठीक है। चलिए अब टॉप टू बॉटम बताइए, टॉप टू बॉटम में क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा कि घटेगा, कमेंट्स कीजिए। यस, ये आपका यहाँ पर धात्विक गुण बढ़ेगा, ग्रुप में आपका बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, सेल नंबर इंक्रीज होते जाता है, परमाणु बढ़ते जाता है, ठीक है। सो ये था आपका एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि अ सॉल्यूशन कंटेन सॉल्वेंट, ठीक है। एक घोल में विलायक, यानी सॉल्यूशंस में, विलयन में आपका विलायक जो होता है, सॉल्वेंट होता है, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th, ठीक है। सो एक घोल में विलायक आपका सॉल्वेंट होता है, यानी सॉल्यूशन कंटेन सॉल्वेंट, कंडीशंस है हमेशा गैर द्रविक, यानी नॉन पोलर, ऑलवेज नॉन पोलर, ऑलवेज नॉन पोलर। दूसरा आपका हमेशा जल होता है, मतलब एक घोल में विलायक सॉल्वेंट के बारे में पूछ रहा है, ऑलवेज वाटर। थर्ड है कि घुला हुआ पदार्थ से विघटित होता है, यानी डिजॉल्व इन
dissolved in solute। और डी है आपका ऑप्शंस कि प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट देन द सॉल्यूट। प्रेजेंट यानी घुले हुए पदार्थ की तुलना में एक बड़ी राशि में उपस्थित होता है। प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट देन द सॉल्यूट। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अ सॉल्यूशन कंटेन्स solvent present in a larger amount than the solute। यानी घुले हुए पदार्थ में हमेशा ये बात याद लीजिए कि सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन बोलिए चाहे आपका परसेंटेज सबसे बेस्ट है परसेंटेज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 बेसिक क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू। कार्बन का आपका बताना है प्रॉपर्टी, एक यूनिक प्रॉपर्टी आपको बताना है। ठीक है, कार्बन क्या यूनिक प्रॉपर्टी, तो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, क्लास 10th का। सो क्या है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन के साथ आपका अनुबंधन, 4 अनुबंधों का निर्माण। ठीक है, 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन 4 के साथ आपका बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, यही आपका सही उत्तर है। वो कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखा रखा है। कार्बन का करिए 1s2 2s2 2p4 2p2 सॉरी। सो 2p2 आपका है, तो 4 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। सो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये था आपका सही उत्तर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि अमोनिया क्या है। अमोनिया क्या है आपका, घरेलू अमोनिया घोल है किस चीज़ का, अम्लीय, क्षारीय या ऑक्सीजीकरण का घटक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बताना है कि अमोनिया क्या है। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका NH3। तो वो एसिडिक है, बेसिक है या ऑक्सीजीकरण का घटक है। तो आपको बताना है अमोनिया, तो अमोनिया क्या है, एसिडिक, बेसिक या ऑक्सीजीकरण का घटक। तो अमोनिया आपका एक बेसिक है। ठीक है, ये क्षारीय है। क्या है, क्षारीय है। क्यों होता है क्षारीय, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहता है। कितना लोन पेयर रहता है, तो 1 लोन पेयर। क्योंकि नाइट्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन का 7 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p3, तो आपका 5 रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में। तो यहाँ पे 3 तो आपका हाइड्रोजन के साथ चला गया बॉन्ड बनाने में और 1 लोन पेयर बचा। तो लोन पेयर वाले क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये था आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि आपका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के ऊपर पूछा गया है। और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा मदद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी लिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का भी हम लोग मदद लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PPI ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग हिंदी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2006 से लेकर 2012 तक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग 2013 के क्वेश्चन को करेंगे। 2013 में आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, नामवर सिंह की लिखित बापू की विरासत में किस विरासत के बारे में लिखा है जिसे कोई लेने को तैयार नहीं था। ठीक है, बापू की विरासत में बापू की क्या विरासत थी जिसे कोई लेने को तैयार नहीं था। ठीक है, आपको बताना। ऑप्शन ए में है दिया है बकरी, बी में है चस्पा, सी में है लाठी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बकरी। बापू की विरासत में बकरी कोई नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बापू अहिंसा को पूछते थे और जो था बकरी जो है हिंदू भी खाते थे, मुसलमान भी खाते थे। बकरी को अपनाता कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि बकरी को केवल दूध के लिए रखे, बकरी को मांस के लिए रखते थे। और अभी तक लोग बकरी को खाते हैं ना।
इसलिए बापू की विरासत में बकरी को कोई लेने का तैयार नहीं था। इसका मतलब ये कि बकरी को मारना छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी इस शहर से ताल्लुक रखती है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है लखनऊ, बी में दिया है वाराणसी, सी में दिया है पटना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कानपुर। आपको बताना है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी किस शहर से ताल्लुक रखती थी। इससे पहले आपके 2011 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी किसने लिखी थी, तो आपको वहाँ बताया था कि प्रेमचंद जी ने लिखी थी, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे किस शहर से ताल्लुक रखती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के जो वाजिद अली शाह थे ना, उसी के शासनकाल के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे प्रजा की स्थिति दयनीय थी, फिर भी राजा शतरंज खेलने में और मदिरा पान करने में व्यस्त थे। और इस पे जो है ना एक मूवी भी बनी थी, सत्यजीत रे ने बनाई थी। ठीक है, सत्यजीत राय ने इस पे एक फिल्म भी बनाई थी शतरंज के खिलाड़ी पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय दोहे के अंश के लेखक का नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है सूरदास, बी में दिया है कबीर, सी में दिया है बिहारी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तुलसीदास। ये क्वेश्चन जो है ना आपके 2010 का है। ठीक है, 2010 का क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का, इसलिए यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग 2010 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए होंगे तो ये भी आपको मिला होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है दानावल का अर्थ। ठीक है, आपको दावानल का अर्थ बताना है। दावानल का अर्थ है, ए में दिया है जंगल, बी में दिया है दानव, सी में दिया है आंधी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जंगल में लगी आग। ये जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आप लोग पढ़ते हैं ये वही है। जंगल में लगी आग को हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, दावानल। ठीक है, दावानल का मतलब क्या हो गया, जंगल में लगी आग। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जंगल में लगी आग। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यह निशाचर का अर्थ नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि निशाचर का अर्थ क्या नहीं। ऑप्शन ए में दिया है प्रेत, बी में दिया है चोर, सी में दिया है राक्षस और डी में दिया है चांद। आपको बताना है कि कौन सा जो है निशाचर का अर्थ नहीं था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं निशाचर का होता है चोर, राक्षस और चांद। ये जो प्रेत है ना, ये निशाचर का अर्थ नहीं होता है, यह समानार्थी शब्द नहीं है निशाचर का। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेत। प्रेत जो है निशाचर का अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछ रहा है ना पृष्ठ का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है पृष्ठ का अर्थ क्या है। ए में दिया है पन्ना, बी में दिया है पीठ, सी में दिया है पंख और डी में दिया है पक्ष। ठीक है, तो पृष्ठ का अर्थ क्या होता है, पीठ कहते हैं ना इस बुक के आखिरी पृष्ठ पर। ठीक है, तो आखिरी पन्ना पर तो पीठ हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पीठ, पीछे की ओर का हिस्सा। ठीक है, पीछे की ओर का हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पीठ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे फिर पर्यायवाची शब्द से पूछ रहा है। आपको बताना है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है दिनकर, बी में दिया है सविता, सी में दिया है केसरी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भास्कर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी जानते हैं दिनकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है, सविता भी सूर्य का पर्यायवाची है, भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केसरी। केसरी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केसरी का अर्थ क्या होता है, सिंह। ठीक है, सिंह। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यह पुत्र का स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा पुत्र का स्त्रीलिंग नहीं है। तो पुत्र जो पुल्लिंग है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पुत्री। ठीक है, पुत्री हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं होगा, ये पुत्री का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है तन्या, बी में दिया है सुता, सी में दिया है ईला और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नंदिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ईला, क्योंकि ईला का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, ईला का अर्थ होता है पृथ्वी। और ये जो तन्या है, सूता है, नंदिनी है, ये सभी हम लोग बेटी को कहते हैं, लेकिन पृथ्वी को नहीं कहते, ईला को नहीं कहते। ईला का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपसे विलोम शब्द से पूछ रहा है, ठीक है, विलोम शब्द से पूछ रहा है और पूछ रहा है यह उत्थान का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि उत्थान का विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है पतन, बी में दिया है सौम्य, सी में दिया है आगत और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अस्ताचल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पतन। उत्थान का क्या होता है विलोम? पतन होता है। बात करें सौम्य का तो सौम्य मतलब क्या होता है? कोमल, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? उग्र हो जाएगा, ठीक है। आगत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अनागत, अनागत, ठीक है। और अस्ताचल का क्या हो जाएगा? उद्याचल, उद्याचल, ठीक है। चलिए आप अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वह अच्छों के साथ गाता है, ठीक है। वह अच्छों के साथ गाता में अच्छो है, ठीक है। ए में दिया है संज्ञा, बी में दिया है विशेषण, सी में दिया है अव्यय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्रिया विशेषण। आपको बताना है कि यहाँ जो अच्छो क्या है, तो वह अच्छों के साथ गाता है, तो यहाँ पे अच्छो किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है ना, कि राम श्याम के साथ गाता है, तो श्याम क्या हो जाएगा? संज्ञा। उसी तरह यहाँ क्या बोल रहा है? वह अच्छों के साथ गाता है, यहाँ किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो अच्छो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। किसी के विशेषण तो नहीं है, कोई क्रिया का तो विशेषण नहीं है, यह अव्यय तो नहीं है अच्छो, ये क्या है? ये अच्छो संज्ञा है, ठीक है। यहाँ अच्छो क्या है? संज्ञा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको मुहावरा से पूछ रहा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही लिखा है, ठीक है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही लिखा हुआ। ए में दिया है 2 दिन की हुकूमत, बी में दिया है पत्थर का जवाब ईंट से देना, सी में दिया है 9 आंसू रोना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अब तब करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब तब करना। अब तब करना जो है ना, ये सही मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? बहानेबाजी करना, ठीक है, बहानेबाजी करना, ठीक है। और ये जो 2 दिन की हुकूमत है, इसको भी देख लेते हैं सही कैसे लिखेंगे मुहावरा। तो 2 दिन की हुकूमत नहीं होती है, 2 दिन की बादशाहत होती है। क्या होती है? बादशाहत होती है, 2 दिन की बादशाहत होती है। यहाँ दिया हुआ पत्थर का जवाब ईंट से देना, ये तो नहीं होता। हमारा मुहावरा क्या होता है? ईंट का जवाब पत्थर से देना ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, पत्थर से देना। हम लोग 1-2 क्लास में जब थे तो मुहावरा याद भी करते थे कि इसका क्या अर्थ है, और हम लोग आम बोलचाल में भी मुहावरा का यूज करते। तो हम लोग क्या कभी 9 आंसू रोना बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? 8 आंसू रोना। क्या बोलते हैं? 8 आंसू रोना, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मुहावरा सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे समास से पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे समास से पूछ रहा है, आपको बताना है कि लंबोदर इस समास का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है तत्पुरुष, बी में दिया है बहुव्रीहि, सी में दिया है द्वंद्व और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कर्मधारय। इतना बार हम समास बताए हैं कि सबको याद हो गया होगा ना, समास कौन से समास का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लंबोदर किस समास का उदाहरण है, तो लंबोदर का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। क्या? गणेश जी, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे शुद्ध शब्द से पूछ रहा है। आपको बताना है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए में दिया अनाथा, बी में दिया है सुलोचनी, सी में दिया है प्राप्ति और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दैहिक। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सुलोचनी जो है ये गलत है, ये प्राप्ति भी गलत है और दैहिक भी गलत है। तो राइट क्या होगा? अनाथा। ये अनाथा जो है राइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सुलोचनी कैसे लिखते हैं। सुलोचनी नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं? सुलोचना, ठीक है, सुलोचना लिखते हैं। दैहिक कैसे लिखते हैं? दैहिक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दैहिक ऐसे लिखते हैं। और बात करें प्राप्ति, तो प्राप्ति ऐसे थोड़ी लिखते हैं, प्राप्ति तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका अनाथा, ये राइट है। बाद बाकी सबका शुद्ध हम लोगों ने देख लिया, या शुद्ध था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ना कि आपको बताना है इसमें निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा। ऑप्शन ए में दिया है माननीय, बी में दिया है पौरुष, सी में दिया है व्याप्त और ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रेयसी। अगर आप देखेंगे कि ये पौरुष भी सही है, व्याप्त भी सही है, प्रेयसी भी सही है, लेकिन अशुद्ध कौन सा है? माननीय। क्योंकि माननीय हम लोग ऐसे नहीं लिखते, तो कैसे लिखते हैं माननीय? ऐसे लिखते हैं, माननीय,
नी है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे आधा नौ नहीं होता है, पूरा नौ होता है और यौ नहीं होता है, ठीक है। तो मानिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे ना संधि से पूछ रहा है और संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछ रहा है यशोधरा इस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया अयादि स्वर संधि, बी में दिया है यन स्वर संधि, सी में दिया है विसर्ग संधि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दीर्घ संधि। तो यशोधरा कौन सा संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सी, ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण। कैसे ये भी बताते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ओ के बाद, ठीक है, ओ के बाद यदि कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन या फिर यौरलव, यौरलव, ठीक है, ओ के बाद सघोष व्यंजन या फिर यौरलव हो तो विच्छेद करते समय जो है ना ओ का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध क्या है? सघोष है ना, ध सघोष है। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सघोष अघोष व्यंजन क्या होता है। तो अघोष जो होता है ना 1 2, जैसे क ख ग घ अंग, तो ये दोनों जो है ना, ये पहला और दूसरा वर्ण क्या हो गया? अघोष हो गया, ठीक है, अघोष हो गया पहला दूसरा, और सघोष क्या हो गया? तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ पे क्या है? ध, द थ द ध, ध जो है चौथा है तो ये क्या हो जाएगा? ये ध सघोष है। यहाँ पे ध है इसलिए ये ओ का क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो इसका कैसे होगा संधि विच्छेद? यशः जोड़ धरा, ठीक है, यशः जोड़ धरा यशोधरा, ठीक है, विसर्ग का ओ हो जाता है। चलिए ये सारा प्रश्न जो आपके 2013 में जितना भी पूछा था हम लोगों ने अच्छे से किया। आप अपने अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और जो भी डाउट्स होते हैं आप अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछा कीजिए। धन्यवाद।